Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss the second chapter of medieval India. कल जो हमने क्लास की थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था पाला एम्पायर, गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर एंड द राष्ट्रकूटा एम्पायर। ठीक है, अब हम देखेंगे सदर्न इंडिया के अंदर। वो जो हमने कल डिस्कस किया था वो था कि नदर्न इंडिया के अंदर जो एम्पायर्स थे वो बिटवीन 7 to 11th सेंचुरी तक मान लीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सदर्न इंडिया के अंदर जो एम्पायर हैं सेम टाइम पीरियड के अंदर। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें लगभग 9 to 12 सेंचुरी के अंदर अगर हम देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे चोला एम्पायर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था। ठीक है, चोला एम्पायर का ये रीजन है जो आप देख सकते हो, जो कि एट प्रेजेंट आपका तमिलनाडु का रीजन आता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपका केरला का रीजन भी आएगा, कर्नाटका का रीजन भी आएगा। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे श्रीलंका में भी गए थे। ठीक है, वहां तक भी उनका इन्फ्लुएंस था। सो दैट इज मोस्टली बाय ट्रेड एंड लेटर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। दिस इज द मैप। इसके साथ भी बहुत सारे दूसरे एम्पायर्स भी थे, लाइक कल्याणी एम्पायर, चालुक्याज एम्पायर, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने देखा था कल इन नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न टेरिटरीज के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था। तो छोटे छोटे स्टेट्स जो थे वो बनने लग गए थे, कोई एक मेजर स्टेट डेवलप नहीं हुआ था। सिमिलरली सदर्न पार्ट में भी हम देखेंगे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ चोला पावर कुछ बहुत बड़े एम्पायर्स नहीं बने थे, बट लेटर ऑन विल सी द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, बट वो बाद में बना था। ठीक है, तो अभी चोला एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो 850 के अंदर इट वाज फाउंडेड बाय द विजयलाया। कैप्चर किया था इन्होंने तंजौर को। ही डिफीटेड द पल्लवास एंड ही वीकेंड द पांड्यास। आई एम श्योर आप लोगों ने पल्लवास और पांड्यास जो है वो एंशियंट इंडिया के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, आई आई रिकमेंड यू टू रिवाइज इट। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जब एंशियंट की सीरीज स्टार्ट करूंगी आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस एम्पायर। देन दे कैप्चर द तमिल पार्ट। ठीक है, तमिल पार्ट मोस्टली किया था। जब डाउनफॉल हो गया था राष्ट्रकूटा था, हमने देखा था जो आपका गुजरात वाले रीजन के अंदर, डेक्कन रीजन के अंदर, थोड़ा बहुत मालवा रीजन के अंदर जो था, वहां पे जब उनका डिक्लाइन हो गया था तो पॉलिटिकल वैक्यूम था। उसके बाद जब पॉलिटिकल वैक्यूम वहां पे हुआ तो वहां पे काफी ज्यादा एरिया जो है वो चोलास ने भी कैप्चर कर लिया था, बट बाद में आए थे चालुक्यास वगैरह। ठीक है, बट 985 से 1014 तक राजेंद्र चोला ने रूल किया था। ही डिस्ट्रॉयड चेरा नेवी एट त्रिवेंद्रम एंड ही अटैक्ड कोल्लम ऑल्सो। कोल्लम में काफी इंपॉर्टेंट प्लेस था, पोर्ट भी थे वहां पे। देन ही कॉन्कर्ड मदुराई एंड कैप्चर्ड पांड्या किंग। मीन्स बेसिकली चोला ने जो भी पांड्या थे, चेरा थे, वहां पे जो डेवलप हुए थे बाद के टाइम, एंशियंट से लेके बाद के टाइम पे वैसे भी उनका डाउनफॉल हो रहा था, बट जितना भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट था उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन ही इन्वेडेड श्रीलंका और नदर्न पार्ट, श्रीलंका के नदर्न पार्ट को इन्वेड किया था, मालदीव आइलैंड को इन्वेड किया था। उसके बाद गंगाई किंगडम जो है नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका वहां तक के गए थे। तो बेसिकली आप अगर देखो तो ये एम्पायर कर्नाटका के थोड़े पार्ट, कुछ केरला के पार्ट, तमिलनाडु में तो था ही, और नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। देन साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्होंने अपनी काफी ज्यादा कैप्चर की थी टेरिटरीज, लाइक मालदीव आइलैंड्स। धीरे धीरे हम देखेंगे इंडोनेशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी इनकी टेरिटरीज। राजेंद्र चोला जो थे उनका टाइम पीरियड हम देखेंगे, राजा चोला पहले, देन राजेंद्र चोला 10142 टू 1044। ही ऑल्सो कैरिड फॉरवर्ड द एनेक्सेशन पॉलिसी। राजा चोला ने जो भी एनेक्स किया था उनको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था। श्रीलंका का जो भी कॉन्क्वेस्ट था वो इन्हीं के टाइम पे कंप्लीट हुआ था। ठीक है, देन 1022 ईयर के अंदर ही मार्च अक्रॉस द कलिंगा टू बंगाल। मीन्स उड़ीसा से बंगाल तक भी गए थे। बंगाल में क्यों गए थे? क्योंकि वहां पे पाला रीजन थे जो कि पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई थी। हमने ये देखा था गुर्जरा प्रतिहारा ने थोड़ा बहुत एरिया कैप्चर किया था उसके बाद, लेकिन गुर्जरा प्रतिहारा डिक्लाइन हो गए थे। तो उसके बाद वो काफी ज्यादा वहां पे भी पॉलिटिकल वैक्यूम था। ही क्रॉस गंगा एंड अज्यूम द गंगाई कोंडा चोलापुरम। दिस इज अ टाइटल। वाई गंगाई कोंडा? क्योंकि उन्होंने गंगेटिक रीजन को भी क्रॉस किया था, वहां के रूलर को हराया था। दैट्स वाई ही कॉल्ड एज गंगाई कोंडा चोलापुरम, because it this a region and these rulers were defeated by the Chola. That's why Cholapuram. Naval expedition किया था and revived Sri Vijay empires that is extended to Malaya, Sumatra and Java. ये एट प्रेजेंट आपकी अगर देखेंगे तो इंडोनेशिया के पार्ट है, और मलाया यानी कि मलेशिया। Then he controlled the overseas trade route of China.
वहां पे भी क्या था, ये हम ट्रेड रूट के अंदर, इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ट्रेड रूट को इन्होंने किया था। बिकॉज देखो, इंडिया का ट्रेड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अरब्स के साथ भी था और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के साथ भी था। तो जो भी ट्रेड था वो वाया यहाँ होके जाते थे। तो यहाँ पे जो सी ट्रेड होता था उसके लिए स्ट्रांग नेवी होना जरूरी होता था, और ये चोला एम्पायर के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग नेवी। तो यहाँ पे जो ट्रेड की मोनोपोली थी, क्यों मोनोपोली थी? बिकॉज इंडियन शिप जो होते थे उनको प्रिफर किया जाता था, क्योंकि इंडिया का जो ट्रॉपिकल मानसून है वो शिप की कंडीशन के लिए काफी ज्यादा सही है। दे डोंट हैव टू वेट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे ओनली वेट फॉर टिल जबकि मानसून आता है और जब मानसून जाता है, बस उतने ही टाइम के लिए वेट करना होता है। रिमेनिंग ये पूरे साल यहाँ पे जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स वाई इंडियन ओशियन की जो पोजीशन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है आज के टाइम में ट्रेड के लिए। दैट्स व्हाई चाइना वांट्स टू मेक इन्फ्लुएंस इन दिस इंडियन ओशन रीजन, जो कि अर्लियर टाइम पे भी ऐसा ही था। ठीक है, और इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू डोमिनेट दिस रीजन बाय इंक्लूडिंग द पॉलिसी लाइक सागर, ग्रोथ एंड सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। सिमिलरली यहाँ पे भी ये रीजन जो था, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड, ये रीजन काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेड जो थे वो काफी ज्यादा, ओवरसी ट्रेड को यही चोला रीजन ही कंट्रोल करता था। स्ट्रॉन्ग नेवी थी, एंड दिस दे कन्वर्टेड बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक। मींस ये रीजन इतना डोमिनेटेड था, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, कि इस एरिया को ही चोला लेक कहा जाता था, बिकॉज इट वाज डोमिनेटेड बाय द चोला एम्पायर। इंटरनेशनल रिलेशंस, एम्बेसी चाइना भेजे थे, डोमेस्टिक एंड डिप्लोमेटिक एंड कमर्शियल रिलेशंस काफी ज्यादा थे। ये हम देखेंगे बाद में जब मैं आपको इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ाऊंगी कि इस टाइम पे सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। बेसिकली यहाँ पे ये काफी ज्यादा एम्बेसडर भेजते थे जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी इंप्रूव करे और कमर्शियल मीन्स ट्रेड रिलेशंस को भी। काफी ज्यादा जो इंडियन मर्चेंट्स थे दे हैव सेटल डाउन इन साउथ ईस्ट एशिया, और काफी वहां पे उन्होंने सेटल कर लिया। वहां पे आप बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी देखोगे, इंडियन टेम्पल्स भी देखोगे। आज भी अगर देखते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे ज्यादा इंडियन कल्चर भी फॉलो किया जाता है। देन कल्चर की बात करते हैं। कल्चर में दे वर द विष्णु एंड शिवा डिवोटी, एंड दे मेड लॉर्ड ऑफ विष्णु एंड शिवा टेम्पल्स। जैसे एग्जांपल है राजेश्वरा टेम्पल जो कि तंजौर में था। ठीक है, दे लॉन्ग इंस्क्रिप्शन दैट इज रिटन ऑन द वॉल ऑफ दीज टेम्पल्स। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इसलिए भी लिखते थे बिकॉज इट गिव्स द हिस्टोरिकल नेरेटिव ऑफ देयर विक्ट्री, कि जो भी चोला एम्पायर्स ने जो विक्ट्री की थी वो क्यों उन्होंने विक्ट्री ली थी। ठीक है, पॉलिटिकल डोमिनेशन को भी शो किया जाता था, प्लस हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और कल्चर के पर्सपेक्टिव से तो था ही। एक्चुअली दे वांटेड टू शो कि दे वर सो मच विक्टोरियस, अपनी प्रेस्टीज और पावर को दिखाना चाहते थे। शैलेंद्र डायनेस्टी दे बिल्ड मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एट नागापट्टनम। ठीक है, किंग के जो थे लार्ज हाउस होल्ड थे, लार्ज पैलेसेस थे, बैंक्वेट हॉल जैसे आज दिखाते हैं, गार्डन टेरेस सब कुछ प्रोवाइडेड था। 5 स्टोरी हाउस थे चीफ के लिए, पर ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सके थे क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, चोला एम्पायर पूरा तरीके से डिक्लाइन हो गया था। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की कंडीशन अगर देखते हैं तो किंग वॉज द मेन हेड। किंग जो होगा वो एक इंपॉर्टेंट हेड पोजीशन पे होगा, जो भी पावर्स होगी वो इसके हाथ में ही होगी, किंग्स के हाथ में। लेकिन इसको एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो आज सिमिलरली हमने देखा था कि नदर्न इंडिया में जो सिचुएशंस थी, जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट पोजीशन जिस तरीके से कर रही थी, सदर्न पार्ट में भी वैसे ही कर रही थी। इट जस्ट कि सदर्न पार्ट में थोड़ा सा और आप अगर देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। नदर्न पार्ट के अंदर काफी ज्यादा फ्यूडल सोसाइटी देखने को मिलता है। सदर्न पार्ट में भी फ्यूडल सोसाइटी थी, बट नदर्न नदर्न पार्ट की कंपैरिजन में कम थी, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखेंगे धीरे धीरे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी जो हम देखेंगे काफी ज्यादा फॉर्म हुई थी, और फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलता है। देन अगर देखेंगे लार्ज आर्मी, लार्ज आर्मी में क्या होगा, एलिफेंट्स होगा, कैवलरी, इन्फेंट्री, लॉयल आर्मी थी काफी ज्यादा। दैट्स व्हाई मार्को पोलो when he visited the Kerala and said that all the soldiers in the bodyguard burnt themselves in the funeral pyre of the king died। मतलब सोल्जर्स अपने लाइफ की परवाह नहीं करते थे। और ये दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, बट अकॉर्डिंग टू हिम कि सोल्जर्स वर सो लॉयल टू देयर किंग कि अगर किंग की डेथ हो जाती है तो, या किंग अगर ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग है, तो सोल्जर्स अपनी लाइफ की परवाह किए बगैर उनकी लाइफ को सेव करता है, किंग की लाइफ को सेव करता है। Then further we'll see that empire has been divided into provinces। provinces को हम मंडला बोलते थे, and मंडला further divided into नाडु and अनाडु। ठीक है, नाडु और अनाडु में फर्दर डिवाइड डिवीजन था।
देन देयर वाज अ गवर्नर, गवर्नर जो वो टेक केयर करते थे, जैसे हमने देखा था नदन पार्ट के अंदर भी भुक्ति थे जिनको हम प्रोविंसेस बोलते थे, उनको अपॉइंट, उनको देखभाल करने के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था। इन सिमिलर वे सदर्न इंडिया के अंदर भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। देन ऑफिशियल पेड देम इन असाइनमेंट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू लैंड। सी उस टाइम पे क्या होता था, इतनी करेंसी का एक्सचेंज सैलरी देने के लिए नहीं किया जाता था वहां पे। उस टाइम पे सैलरी का मतलब होता था कि दे आर गिविंग यू द लैंड्स, लैंड्स दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा, और वहां से आप रेवेन्यू कलेक्ट करो। रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करोगे, सॉरी वहां से टैक्स कलेक्ट करो। टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे, लैंड से, जो पीजेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं, या फिर आपने उन लैंड्स को भी डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको रेवेन्यू बियरिंग लैंड्स देंगे, जहां पे रेवेन्यू आ रहा हो, जहां पे पीजेंट टैक्स दे रहे हो, वो रेवेन्यू एज इट इज आपको दे देंगे, दैट दिस इज योर सैलरी। ये धीरे धीरे देखेंगे ये इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया था कि ये टेम्पल्स के लिए भी यूज करने जाने लगा, पॉलिटिकल पावर एक्सर्ट करने के लिए यूज किया जाने लगा, एंड दैट फर्दर लीड टू द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन द नदर्न इंडिया एज वेल एज इन सदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में ज्यादा प्रोमिनेंट था क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम जल्दी स्टार्ट हो गया था। देन रोड्स थी, यूजफुल थी जो ट्रेड और के लिए भी और मूवमेंट ऑफ आर्मी के लिए भी। ट्रेड गिल्ड्स थे, बहुत सारे ट्रेड्स किए थे। गिल्ड्स मतलब एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, ट्रेडर्स। वहां पे अगर उन्होंने काफी ज्यादा ट्रेड किए थे, लाइक जावा, सुमात्रा, दैट इज इन इंडोनेशिया पार्ट। देन इरिगेशन फैसिलिटी थी काफी ज्यादा, लाइक कृष्णा एंड कावेरी रीजन, हम देखते हैं कि वो रीजन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा सॉइल फर्टिलिटी रीजन है, तो वहां पे अगर प्रॉपर इरिगेशन देखेंगे तो काफी ज्यादा होगा। इंडिया की जो ये इरिगेशन टेक्निक है, ये एंशियंट टाइम में इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट थी, मिडिवल टाइम में भी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट थी कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहीं से होता है, वो होता था इसकी वजह से। दैट वाज द रीजन कि हम चाइना से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करते थे विद, एक तरफ तो हम अरब्स के साथ भी कर रहे थे, दूसरी टाइम हम चाइना के साथ भी कर रहे थे। Then there was a elaborated survey of the land movement in order to fix the government share of revenue. Although government का कोई फिक्स शेयर नहीं था, लेकिन फिक्स हो जाए, और कितना हो जाए ये कहीं मेंशन नहीं है, बट गवर्नमेंट का शेयर फिक्स हो जाए इसके लिए सर्वे किया जाता था लैंड के लिए, कि कौन सा लैंड ज्यादा फर्टाइल है, कौन से लैंड पे ज्यादा रेवेन्यू आने के चांसेस है, लाइक दैट। और अगर कोई लैंड सही नहीं है तो उसको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से सही किया जा सकता है, वो डिसीजन भी लिया जाता था। दैट वाज टेकन बाय द ऑफिशियल। देन चोला रूलर ड्रू इनकम फ्रॉम, कैसे इनकम का सोर्स होता है, टैक्स, ट्रेड, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन एंड प्लंडर फ्रॉम नियर बाय टेरिटरीज। ऑब्वियसली क्योंकि चोला चोला रीजन जो काफी पावरफुल थे, नियर बाय जो टेरिटरीज थी, लाइक पांड्या, चेरा, है ना, पल्लवास, उनको पूरा खत्म करके जो वहां पे अटैक करते थे, तो वहां से भी लैंड, वहां से भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। या कुछ टेरिटरीज होते थे जो सिर्फ प्लंडर करते थे, उनको अटैक करते थे और छोड़ देते थे, बट वहां का जो पैसा वगैरह है वो सब इकट्ठा करके ले आते थे। सो दे यूज टू गेट इनकम फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज। देन नाउ टेम्पल्स की बात करते हैं, द्रविड़ा स्टाइल। द्रविड़ा स्टाइल का अगर हम देखते हैं तो इस तरीके के टेम्पल्स दिखेंगे। आप अगर सदर्न पार्ट में कभी घूमने जाते हैं, यू सी द लॉट ऑफ लाइक लार्ज एंड बिग टेम्पल्स, ठीक है, तो इस तरीके का होता है। नाउ गर्भगृह देखेंगे, दिस इज अ चीफ डेटी रूम, जहाँ पे डेटी को रखा जाता है, मेन मतलब कि भगवान को की मूर्ति जो बोलते हैं हम, या डेटी उनको रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड गर्भगृह, ठीक है। देन द्रविड़ा स्टाइल के अंदर स्टोरी अपॉन स्टोरी होता है अबव द चीफ डेटी रूम। मीन ये चीफ डेटी रूम है, यहाँ पे कुछ स्टोरीज होंगी, स्टोरीज होंगी, स्टोरीज होंगी, बहुत सारी स्टोरीज होंगी, मीन्स लेयर्स होंगी, फ्लोज होंगे, एंड देन बाद में जाके ऊपर शिखर आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोरी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम ईच अदर, तो इसको हम विमाना कहते हैं। जो ये आउटर स्ट्रक्चर होता है जो स्टोरी वेरी करती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड विमाना, ओके। धीरे धीरे हम देखेंगे, देखो ये कोई भी बिल्डिंग का साइज जो होता है उस टाइम पे, कोई बड़ी बिल्डिंग का साइज जो होता है वो प्रेस्टीज को शो करता है। जैसे आज भी अगर हम देखते हैं, कोई जितनी कंट्री जितना ज्यादा अपना बनाता है आर्किटेक्चरली, कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो उतना ही उसकी पावर और प्रेस्टीज को शो करता है, वो इकोनॉमिकली भी एंड पॉलिटिकली भी, राइट। जैसे आप देखोगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बहुत ज्यादा उसकी भी एक मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर को उसने शो किया था, ऑल्दो इट मेड कि वो सेफ्टी पर्पज से या जिस पर्पज से भी बनाया हुआ हो, बट पॉलिटिकल पावर और उसकी मिलिट्री पावर को शो करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी चोला पावर, चोला रीजन के अंदर भी हम देखेंगे कि वहां पे विमाना की जो हाइट है, मीन्स ये स्टोरीज जो है वो धीरे धीरे, फ्लोर्स जो है, लेयर्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते गए, विच शोज द मोर पावर एंड मोर लाइक प्रेस्टीज ऑफ द चोला एम्पायर, ठीक है।
देन मंडपम देखेंगे। मंडपम ये वाला एरिया होता है, इसको हम पिलर्ड हॉल कहते हैं, जो गर्भगृह के जस्ट सामने होता है, एक फ्लैट रूफ की तरह होता है। ठीक है, और ये बेसिकली एक ऑडियंस हॉल की तरह भी काम करता है। और यहाँ पे जैसे कि जो भी देवदासी डांस उस टाइम पे होते थे, या म्यूजिक होता था, या सेरेमोनियल डांस होते थे, या कोई एक्टिविटी होती थी, वो सिर्फ यहीं पे होती थी मंडपम के अंदर। आज भी हम देखते हैं यही चीजें होती है, एक मंदिर के एक पीछे एक हॉल होता है जहाँ पे काफी सारी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, इवन इन अदर इंडिया टेम्पल्स एज वेल। गोपुरम जो होते थे, ये सारे स्ट्रक्चर, एक एंटायर स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर इज लाइक इनक्लोज बाय द हाई वॉल्स, इसको हम कहते हैं गोपुरम। ये पूरा एक दीवार से इंक्ला ऐसे गोल में होता है, इसको हम गोपुरम कहते हैं। इसकी हाइट भी धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज होती गई थी। अब देखो ये एक एग्जांपल देख लो टेम्पल्स के द्रविड़ा में, क्योंकि कई बार आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो हो सकता है ऑप्शन दे दे। तो ये कैलाशनाथ टेम्पल है, ये कांची के अंदर है। ये आप देखिए काफी ज्यादा लेयर्स आपको देखो विमाना दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाइट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। मल्टीपल फॉर्म में होते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल, इट वाज मेड बाय द राजा वन। ठीक है, तो इसकी भी हाइट देखिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, विमाना आप देखोगे, लेयर्स देखोगे, लाइक दैट। देन गंगई कोंडा चोलापुरम, जो कि टाइटल अडॉप्ट किया था उसी का ये मंदिर है, ये भी आप देख सकते हो। देन टेम्पल जो है वो एक्चुअली रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स होते थे, ऑब्वियसली, बिकॉज उनको उनको कोई टैक्सेस वगैरह नहीं देना पड़ता था। ठीक है, ग्रांट्स मिलते थे टेम्पल्स को। दे यूज टू रिसीव ग्रांट्स एंड डोनेशन, डोनेशन या तो मर्चेंट से, या ट्रेडर से, या रूलर से मिलते थे। टेम्पल इतने ज्यादा थे बाद में, अब ये हम देखेंगे ये नेगेटिव शेड में आएगा, जैसे फ्यूडलिज्म इंक्रीज हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में, वैसे हम देखेंगे सदर्न इंडिया में टेम्पल्स के बाद में इतने ज्यादा रिच हो गए थे कि दे स्टार्टेड लेंडिंग मनी टू पीपल, बिजनेस एंटरप्राइजेस में पार्टिसिपेट करने लग गए थे, कल्टीवेशन पे इंप्रूव किया, डिगिंग वेल्स एंड टैंक, दीज आर द पॉजिटिव साइन। बट लेकिन इनके पास पावर लेटर और इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि दे प्रीस्ट हैव बीन स्टार्टेड टू मैनिपुलेटिंग द किंग। ठीक है, पॉलिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग के अंदर ये लोग अपना काफी ज्यादा यूज करने लग गए थे, तो समटाइम्स इट लेड टू द मिसयूज। और जो सोसाइटी के अंदर लोअर क्लास में जो लोग थे, जिन जिन कॉमन मैन थे, वहां तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती थी, तो इट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। लेटर ऑन ये देखेंगे फ्यूडल सोसाइटी यहाँ पे भी डेवलप हुई, और उसके बाद उसका फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स ने भर भर के उठाया, दैट वी विल रीड इन द मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ स्कल्पचर देखेंगे, बहुत ज्यादा हाई स्कल्पचर था। एक इसका एग्जांपल देखने को मिलता है गोमटेश्वर और श्रवण बेलगोला टेम्पल, स्कल्पचर हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। देन डांसिंग फिगर ऑफ शिवा नटराजा यहाँ पे देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है। अब इनका क्या सिग्निफिकेंस है, मैं अभी सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, सिग्निफिकेंस आई विल स्टार्ट टीचिंग इन आर्ट एंड कल्चर, कि क्या सिग्निफिकेंस होता है नटराजा के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, या इनके जो एक एक इमोशंस होता है, उनका क्या क्या सेंस होता है, दैट आई विल टीच यू। देन लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे काफी ज्यादा थी, बट ओल्डेस्ट लैंग्वेज यहाँ पे भी संस्कृत मानी जाती है। काफी ज्यादा सेंट्स थे लाइक अलवराज एंड नैनार्स। नैनार जो थे डिवोटी ऑफ शिवा थे, एंड अलवराज जो थे वो विष्णु के थे। यहाँ पे राइटिंग्स मिलती है इनके सेंट्स की, जो कि नेम है अंडर द तिरुमल्लास, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फिफ्थ वेदास। इनमें इनकी राइटिंग्स देखने को मिलेगी। हमारे जो चार वेदास नदर्न इंडिया में मिलते हैं, उसके बाद फिफ्थ वेदा जो है वो तिरुमुरल्स को बोलते हैं, तो मे बी इट्स काइंड ऑफ लाइक प्रीलिम्स पीटी क्वेश्चंस आप इसको मान सकते हो। देन कंबन्स की रामायण, दैट इज इन तमिल लिटरेचर, तेलुगु तमिल कन्नड़ा तीनों लिटरेचर यहाँ पे मिलते हैं। देन कन्नड़ा की पोइट्री पंपा पोना राणा, दी कंसिडर्ड एज द थ्री जेम्स ऑफ कन्नड़ा पोएट्री। ओके, सो लैंग्वेज वाज लाइक दैट। नाउ लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, वहां पे हमने आई थिंक मेरे को वहीं पे एक्सप्लेन करना चाहिए था आपको ये, बट आई एम सॉरी, आई थिंक स्लाइड मैंने लेट इसमें ऐड की थी, बट नेवर माइंड। लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लोकल पंचायती राज हमें यहीं पे एक एग्जाम्पल है जो हमें देखने को मिलता है चोला किंगडम के अंदर। यहाँ पे दो असेंबलीज थी जिनको बोला जाता है उर और सभा, सभा को या महासभा। उर जो होता था जनरल असेंबलीज ऑफ विलेजेस, महासभा होता था कि एडल्ट मैन जो ब्राह्मण विलेज के गैदर हो जाते थे, जिनको अग्रहारा बोलते थे, वो एक्चुअली बताते कि क्या चीज लेनी चाहिए, गाइड करते थे यहाँ पे असेंबलीज को। अग्रहारा वर विलेजेस ऑफ ब्राह्मण दैट इज सेटल्ड बाय द ब्राह्मण्स इन मोस्ट ऑफ द लैंड्स वर रेंट फ्री, या ये इनकी विलेज ऑटोनॉमी एंजॉय करती थी। और अफेयर्स जो होते थे विलेज के वो मैनेज करते, लाइक एग्जीक्यूटिव कमिटी, जैसे आज भी बहुत सारी विलेजेस में कमिटी होती है जो कि अफेयर मैनेज करती है कि किसको प्रॉपर्टी देनी है, किसको रखनी है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमिटी में मेंबर कौन होंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी डिसाइड होता है
और फिर उसके बाद रोटेशन के थ्रू और लाइक लॉटरी टिकट के थ्रू इनका जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। 3 साल का इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, ये हेल्प करती है कमिटी विलेज को कि वो किस तरीके से लैंड का असेसमेंट करेंगे, लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कैसे करेंगे, जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेंगे, लाइक दैट। देन देयर इज अनदर टैंक कमिटी आल्सो विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे देना है फील्ड्स में उसका कैलकुलेशन करेगी। देन महासभा, दैट इज दे विल सेटल न्यू लैंड्स। बेसिकली इनका लैंड्स पे राइट होता है कि लैंड का कलेक्शन रेवेन्यू कैसे करना है, लोगों का कैसे हेल्प करनी है। सो दीज आर द लाइक मैनेज बाय दीज कमिटी। ठीक है, और लोन्स कैसे देना है विलेज के लिए, रेस कैसे करना है, किंग तक बातें कैसे पहुंचानी है, उड़ पे पहले असेंबलीज पे जाएंगी, देन असेंबलीज के बाद वो धीरे धीरे आपका स्टेट पे जाएगी, प्रोविंसेस पे, देन स्टेट से आप धीरे धीरे किंग तक अपनी बातें पहुंचाओगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम जो आज हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर, वो सिस्टम ही यहीं पे फॉलो किया जाता था। बहुत ही छोटा टॉपिक था ये। ठीक है, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आर्ट एंड कल्चर की सीरीज स्टार्ट करूंगी वेरी वेरी सून। तो मैं ये आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी, बट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। चोला एम्पायर जो है वो ज्यादा बड़ा एम्पायर नहीं है। बट मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, एक तो आर्ट एंड कल्चर में बनता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये जो नदर्न और सदर्न पार्ट की जो टाइम पीरियड है, लाइक 700 टू अगर हम मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1200 अगर हम मानते हैं, तो यहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, एंशियंट टाइम से कैसे डिफरेंट थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, यहाँ पे ट्रेड कैसा था, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो डिस्कस जब हम करेंगे तो या हाँ कंटिन्यूशन में चलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिसिंग है और आप चाहते हो कि वो भी ऐड किया जाए, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। टिल नाउ कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।